मेरे जहन में भी बातें हैं, लेकिन उनसे जुड़ी भी हैं और उनसे आगे की भी हैं कुछ बातें। जब मेरे लिए जो दलित साहित्य है, वो जो पहली बार जो मेरे जहन में आता है वो एक ही लाइन से आता है कि मुझे प्यार करने वाली लड़की, हमारे सगे मुर्दे भी एक जगह नहीं जलाए जाते। पंजाबी की जो बड़े कवि हैं लाल सिंह दिल, उनकी कविता है कि मैनू प्यार करन वाली कुड़िए, साढ़े सगे मुर्दे भी एक जगह नहीं जलाए जाते। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि जीते जी तो हम उस यातना को झेल रहे हैं, लेकिन मरने के बाद भी हमारा शव भी उस यातना से गुजर रहा है। दूसरा जो दलित साहित्य से मेरा साबका पड़ता है वो बजरंग जी के लिखे हुए से, खासकर हिंदी दलित साहित्य या जिसे हम अखिल भारतीय दलित साहित्य कह रहे हैं, वो बजरंग जी का लिखा हुआ ही मेरे लिए जिसे कहें कि जानकारी का, पढ़ने का एक बहुत बड़ा सोर्स हो जाता है। ये किताब दलित साहित्य एक अंतर यात्रा मूल रूप से उसका दूसरा संस्करण है। मैंने पहला संस्करण भी देखा है, दूसरा भी देखा है। दूसरे में जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, आलोचना, दलित आलोचना पर मुख्य रूप से दृष्टि दी गई है। अब जहाँ तक रही इस किताब की बात, तो मुझे लगता है कि ये जो किताब है अपने आप में जो हिंदी साहित्य का कैनोनाइजेशन, इतिहास लेखन के दौरान हिंदी साहित्य का कैनोनाइजेशन हो रहा था और उसमें कुछ चाहते हुए, कुछ ना चाहते हुए स्वर्ण हिंदू पुरुषवादी जो मानसिकता है वो सामने आती है और बहुत सारे दलित पक्ष छूट जाते हैं, स्त्रियों के पक्ष छूट जाते हैं। तो वो जो छूटा हुआ है, वो जो छूट गया है या छोड़ दिया गया है, उससे यह किताब फिर से केंद्र में लाने का काम करती है। और इस रूप में मुझे लगता है कि जैसे नारीवादी लेखन या साहित्य में सुमन राजे की किताब हिंदी साहित्य का आधा इतिहास उस कमी को पूरा कर रही है, इतिहासों की कमी को, बजरंग जी की किताब भी उस कमी को पूरा कर रही है। ये ठीक है कि ये विधिवत या जिसे स्ट्रक्चर इतिहास नहीं है, ना उस तरह की आलोचना की ये किताब है, लेकिन इतिहास को समझने के लिए, इतिहास के साथ संवाद करने के लिए ये बहुत ज़रूरी किताब है। और ये जो किताब, मुझे लगता है कि इस किताब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सिर्फ सवाल नहीं कर रही इतिहास से, बल्कि एक पद्धति विकसित कर रही है। दो तरह से ये किताब काम कर रही है, जैसे रामायण ने भी बताया कि पहले ये दलित साहित्य है क्या, उसकी सैद्धांतिकी बनाने का काम करती है। दलित साहित्य क्या है के बाद दलित साहित्य को पढ़ना कैसे चाहिए, उसके क्या प्रतिमान हो सकते हैं, क्या टूल, क्योंकि ये काम अभी तक नहीं हुआ। कम से कम स्त्रीवादी लेखन में कोशिश हो रही है, पर पूरी तरह तो नहीं हुआ। वही स्थिति दलित लेखन को लेकर है। तो जो छूट गया है उसको केंद्र में ला रहे हैं, उसके लिए सैद्धांतिकी बना रहे हैं और उस सैद्धांतिकी के आधार पर साहित्य के मूल्यांकन की तरफ भी जाया जा रहा है। अभी रामायण ने एक आत्मीय आलोचक की तरह आत्मीय शब्द का इस्तेमाल किया था। जब मैं इस किताब को देखती हूँ तो ये किताब सबसे पहले क्या करती है कि दलित साहित्य को जब परिभाषित कर रही है तो उसका एक बड़ा मुद्दा होता है सहानुभूति और स्वानुभूति का। ये पूरी बहस के केंद्र में भले ही रख गए हों बजरंग जी, लेकिन एक बहुत छोटा सा, अगर मैं उनके शब्दों में कहूँ रामायण के, तो आत्मीय हस्तक्षेप, हालांकि मैं उसको आत्मीय स्वरूप में मानती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पूरी बहस को अगर वो इस तरह से आत्मीय रूप में टर्न नहीं देते तो वो बहस की दिशा बदल जाती, उसको वो विस्तार देते हैं। मेरा कहना है कि वो जो सहानुभूति और स्वानुभूति की बहस चल रही थी उसको वो विस्तार देते हैं। जैसे वो कंवल भारती से सहमत होते हैं कि दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसे दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को रूपांतरित, यानी जो दलित लिख रहा है वही दलित साहित्य है। लेकिन उसके तुरंत बाद वो नीचे अपनी जो टिप्पणी करते हैं उसमें कहते हैं दलित साहित्य की कि ये उचित व स्वीकार्य व्याख्या है, लेकिन दो बातें जोड़ी जानी चाहिए। एक तो ये है कि दलित समुदाय में पैदा हुआ व्यक्ति कुछ भी लिखा हो वह दलित साहित्य नहीं हो सकता जब तक वह उसमें चेतना नहीं है, दलित चेतना। अब पूरी बहस को वो विस्तार देकर दलित चेतना से जोड़ देते हैं।
और इसी चेतना के साथ वो दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक है नकार और विद्रोह। ये जो नकार और विद्रोह है, जिसमें बाद में उन्होंने वेदना का भी शब्द है, वेदना, नकार और विद्रोह, इस पूरी किताब में बजरंग जी के, जिसे कहते हैं, ये 2-3 पद हैं जिसके माध्यम से वो दलित साहित्य और दलित आलोचना को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। वो नकार, और राजेंद्र यादव इसको दूसरी तरह से कहते थे, यातना, स्वप्न और संघर्ष का साहित्य, लेकिन उससे अलग बजरंग जी करते हैं। वो इसको वेदना, विद्रोह, नकार और विद्रोह का साहित्य करते हैं और फिर परिभाषित करते हैं। तो वो ये नहीं कह रहे कि मैं बिल्कुल असहमत हूँ कि जो दलित लिखेगा वही दलित साहित्य है, लेकिन वो चेतना से होना चाहिए। वो दलित चेतना जब तक नहीं होगी तो आप कुछ भी लिख दीजिए, वो शायद दलित साहित्य नहीं हो सकता है। जैसा मैंने कहा, ये नकार और विद्रोह की जो वो बात कर रहे हैं, इसको वो सिर्फ सैद्धांतिकी रूप में नहीं कह रहे हैं, बल्कि जब कविता का, कहानी का, आत्मकथाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं, तब भी वह इन शब्दों आलोचनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करके बात करते हैं, विशेष रूप से आत्मकथा लेखन के संदर्भ में। और वहां पर जाके आत्मकथा के वो अपने टूल्स, जो भी दलित आलोचना के टूल हो सकते हैं, आत्मकथा लेखन से जुड़े, आत्मकथा को समझने के, उसकी आलोचना के, उसका तो विस्तार, उस पर तो बल दे ही रहे हैं, पर वो विस्तार इन्हीं 2 शब्दों से, 3 शब्दों से, वेदना की बात कर रहे हैं, विद्रोह की, नकार की, उसके बाद भविष्य की बात कर रहे हैं, विजन की बात कर रहे हैं, और इस सब के द्वारा वह आलोचना की बात करते हैं। अब जब इस साहित्य इसके साथ ही क्योंकि दलित साहित्य बेसिकली मूल रूप से जो दलित अपमान, दलितों का अपमान, पीड़ा, जातिगत जो दंश है, उससे निकला है, तो वो पूरा का पूरा साहित्य या उस तरह का लेखन में संस्थाएं अपना कैसे योगदान देती हैं, संस्थागत यानी बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में ये संस्थाएं कैसे जाति को बनाए रखना चाहती हैं, उसकी तरफ भी बजरंग जी लगातार इस किताब में संकेत करते हैं। जैसे स्कूल है, स्कूलों के सिलेबस की बात की जाती है, गांव के स्ट्रक्चर की बात की जाती है। तो बजरंग जी जब ये लिख रहे थे तो मुझे याद आया कि ज़्यादातर हिंदी की जितनी दलित आत्मकथाएं हैं, उनमें भी हम देखेंगे कि स्कूल में जो शोषण की प्रक्रिया शुरू होती है, वहाँ पर बल दिया गया है। इसका फिर मैं हिंदी से इधर जाऊँ, उदाहरण मुझे एकाएक याद आता है, और वो बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत देर तक मेरे जहन में रहता है। एक फिर से लाल सिंह दिल और संतराम उदासी दलित रचनाकार हुए हैं। वो जब अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो उनका पहला ही अनुभव स्कूल से, जो जाति, घर में क्या है, घर के आसपास क्या है, वहाँ से शुरू होता हुआ किस तरह से हमारे शिक्षक एक खास तरह से उस जाति को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, वो है। और जब वो बताते हैं कि मैंने रैदास का चित्र स्कूल में बनाया, तो उनको कितनी उनकी पिटाई की गई कि तुम चूहे हो, चमार हो, इसी तरह बिल्कुल इसी शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो शाब्दिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, इस सारे अपमान को जो झेल के नीचे है, वो सारा साहित्य इस सामने आता है और लगातार उस पर बात होती है। गाँव की बात की है उन्होंने कि गाँव को कैसे अभी तक हिंदी साहित्य में कुछ टूटा, लेकिन रोमांटिक अवधारणा रही है, पर गांव शोषण के प्रतीक कितने हो सकते हैं, इसकी तरफ लगातार इस किताब में हम देख सकते हैं। और बहुत सारी कहानियां, क्योंकि गांव का भी जो एक सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है, वो इसको बढ़ाने में मदद कर रहा है। एक इस किताब में दूसरा शायद चैप्टर है संत मत और दलित साहित्य, कि दलित साहित्य के बारे में हम सब जानते हैं कि भक्ति काल में जो निर्गुण परंपरा रही है, उस निर्गुण परंपरा से संत मत का जुड़ाव है। और कई बार तो मुझे ये भी लगता है कि जहाँ जिन भिन्न भाषाओं में, ये केवल मेरा मतलब सोच है, अभी इसको मैं
मुकम्मल नहीं कह सकती कि यही हुआ है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ जहाँ जिन भाषाओं में निर्गुण परंपरा ज़्यादा प्रबल रही है वहाँ दलित साहित्य ज़्यादा सहजता से विस्तार पाता है। जैसे ख़ास तौर पर मराठी में रही है, पंजाबी में रही है, हिंदी में भी रही है, लेकिन यहाँ पर सगुण वर्चस्व उस तरह से रहा है कि वो दलित साहित्य मराठी से होता हुआ धीरे धीरे यहाँ पर आता है। एक चीज़ पर बजरंग जी ने कहा कि संत मत से हमारे दलित साहित्य का प्रेरणा लेते हैं, लेकिन वो उनका आदर्श नहीं है। और आदर्श नहीं के लिए उन्होंने कुछ कारण दिए। उनमें से एक कारण पढ़ते हुए मैं सोचने पर विवश हो गई और मुझे लगा कि इस पर और बात होनी चाहिए या मुझे अपनी और समझ तय करनी चाहिए, क्योंकि उससे मुझे लगा हर क्षेत्र का सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा अलग है। क्या वो वजह है? जैसे उन्होंने बजरंग जी ने उसमें लिखा है कि जैसे पूरा निर्गुण साहित्य या संत साहित्य एक धार्मिकता के आवरण में चलता है। दलित साहित्य ना तो धार्मिक शब्दावली, न मुहावरे या उस तरह के प्रतीकों के साथ अपना ताल्लुक रखते हैं अपने लेखन के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा दलित लेखन जो हिंदी से इतर है, कम से कम फिर मैं पंजाबी की बात करूंगी, मुझे उसमें लगातार ऐसे उदाहरण मिलते हैं, धार्मिक शब्दावली के उदाहरण मिलते हैं, धर्म गुरुओं पर लिखी हुई उनकी कविताएं हैं, उनसे वो प्रेरणा भी ले रहे हैं और उस परंपरा के साथ अपने को जोड़ने की भी बात कर रहे हैं। जैसे एक कवि हैं संतराम उदासी, उन्होंने कि 3 कविताएं इस संदर्भ में आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा उसका बता भी दूंगी। एक वो सीधा सीधा आदि ग्रंथ को संपादित करने वाले गुरु अर्जन देव को समर्पित करते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जो एक परंपरा रही है जिसे संत सिपाही की परंपरा कहते हैं, उस परंपरा से अपने को जोड़ते हैं, प्रेरणा लेते हैं। और तीसरा वो एक ऐतिहासिक सामाजिक नेतृत्व है। हम सब जानते हैं कूका लहर एक आई थी, नामधारी लहर भी इतिहास में उसको कहा जाता है। उसके जो अगुआ थे बाबा राम सिंह, उनके साथ भी उनकी स्तुति में वो बाकायदा लिखते हैं। तो इस तरह से हिंदी में हो सकता है कि कम हो, या मैं और भाषाओं का नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि वहाँ क्या वो जिसे हम कहते हैं वर्चस्ववादी हिंदूवादी राजनीति या वो ब्राह्मणिकल सत्ता के जो प्रतिरूप है वहाँ नहीं थे? क्या वजह है, इस पर भी हमें देखना होगा। इसी तरह से कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे मार्क्सवाद को लेकर भी कुछ सवाल रहते हैं कि मार्क्सवादी परंपरा के साथ दलित जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं। फिर मुझे लगता है इसकी तरह बजरंग जी ने लगातार इस किताब में संवाद करने की कोशिश की है। ऐसा क्यों होता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सत्ता के साथ तो दलित रचना धर्मिता हिंदी में टकरा रही है, बार बार उस पर वार भी कर रही है, लेकिन जो बड़े प्रश्न हैं, जैसे एक आर्थिक प्रश्न की तरफ तो टेकचंद जी ने इशारा किया है, बड़े प्रश्न या राजनीति से जुड़े हुए प्रश्न हैं, और ऐसे गुट जो अपने को सांस्कृतिक कर्मी कहते हैं, जैसे आरएसएस का ग्रुप है, जिसके अंदर कहने के लिए वो सांस्कृतिक संगठन है लेकिन वो राजनीतिक संगठन का ही एक हिस्सा है, उसकी पूरी राजनीति को या सत्ता की जो राजनीति है उस पर सीधे सीधे बात कम मिलती है, लेकिन हिंदी में मुझे लगता है कम मिलती है। ये मेरी सीमा भी हो सकती है। पर हम देखते हैं दूसरे क्षेत्र में, जब पंजाब में जाते हैं तो दलित साहित्य का या दलित लेखन का उभार वहाँ आता है उन कवियों से जो बाकायदा नक्सलवाड़ी मूवमेंट से जुड़े रहे थे, और यहाँ कहें कि वो हथियार भी उठाते हैं, सत्ता को बदलने के लिए उसको चुनौती भी देते हैं, उसके विरुद्ध कविताएं भी लिखते हैं, इसके बावजूद कि वो जातिगत जो समस्याएं हैं उस पर भी लिख रहे हैं। और ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह वहाँ पर मार्क्सवादी पार्टी के सदस्य थे या अन्य लोगों से जुड़े हुए थे इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि बाद में जाकर ज़्यादातर जो नक्सलवाड़ी से जुड़े लोग थे वो पार्टी लाइन को छोड़ देते हैं या पार्टी को ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अंततः हमें कॉमरेडों के बीच में अछूत रहना पड़ता था। तो ये जो स्थिति है कि ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे ऐसा कई बार लगता है कि
बजरंग जी के जब जब आलोचना कर रहे हैं, जब जब जो दलित साहित्य के अंतर्विरोध उठाने की बात कर रहे हैं, जिसकी तरफ अभी इशारा भी किया गया, दलितों के भीतर खुद जो जाति व्यवस्था की बात है या स्त्रियों के जो सवाल हैं, इन सब की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके भीतर एक मार्क्सवादी दृष्टि हावी लगती है। और वो चाहती है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि एक गठजोड़ जैसा बने मार्क्सवादी, दलितवादी, अम्बेडकरवादियों के बीच में। लेकिन अगर नहीं बन पा रहा तो क्या उसका कारण ये हो सकता है कि जो मार्क्सवादियों के अपने भीतर के द्वंद्व हैं या जाति को लेकर एक कुछ लोगों में जो अहंकार हो सकता है, क्या वो एक कारण है कि वो उस गठबंधन को या उस तरह के सवालों से जुड़ने से रोक रहा? तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी तरफ मुझे लगा कि इस किताब ने मुझे सोचने पर, मतलब किताब की ये सार्थकता ही है कि किताब ने मुझे बहुत सारी चीज़ों पर सोचने के लिए विवश किया। सांप्रदायिक राजनीति की बात हो रही है, सांप्रदायिकता को लेकर भी कम लिखा जा रहा है। ये बात सत्य है कि स्टेट को बिल्कुल, जैसे स्टेट पर बहुत क्वेश्चन या प्रश्न नहीं किए जाते हैं, किए नहीं जा रहे, ये नहीं लेकिन कम किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं संवाद कायम हो रहा? क्यों नया जो सांस्कृतिक हिंदूवादी राष्ट्रवाद बन रहा है उस पे हम क्यों नहीं बात करना चाह रहे? कोई तो सिर्फ क्यों चाहना चाहिए एक चीज़ पर क्यों नहीं चाह रहे हैं? जब हम उन कारणों की तलाश में जाते हैं तभी हम आगे इन चीज़ों को देख सकते हैं। और यह किताब इस रूप में मुझे लगता है एक सफल है, क्योंकि ये आपको बहस के लिए, आगे सोचने के लिए विवश करती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।